गाइडलाइंस ऑन लैंडिंग अंडर कंसोर्शियम एग्रीमेंट। कंसोर्शियम एग्रीमेंट मतलब दो या दो से ज्यादा बैंक जब मिलके एक बोरोवर को फंड करते हैं उसको बोलते हैं कंसोर्शियम एग्रीमेंट या मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट। उस केस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पुराने टाइम की बात करते हैं। पहले ना 1996 के टाइम पे उस टाइम ना कंसोर्शियम एग्रीमेंट्स के रिलेटेड काफी ज्यादा ही रेगुलेशंस थी। तो उस टाइम पे आरबीआई ने क्या करा था, रेगुलेशंस को ना विड्रॉ कर लिया ताकि क्या हो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और जो काम है वो स्मूथ लाइन हो सके। बट टाइम टू टाइम हमने क्या देखा कि जितने मेजर इंसिडेंट्स हुए फ्रॉड के उसके अंदर कंसोर्शियम और मल्टीपल एग्रीमेंट्स ही लग रहे थे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स ही इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होते हैं तो क्या होता है, दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, लाइक बैंक ए एंड बैंक बी इन्वॉल्व है। दोनों का पैसा अलग दे रखा है, दोनों ने अपनी अपनी टर्म से दोनों पैसा दे रखा है। दोनों क्या करते थे, आपस में ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। उससे क्या होता था, कई चीजें ना अनहर्ड रह जाती थी या कई चीजों के बारे में, फ्रॉड के बारे में हमें बेसिकली पता ही नहीं लग पाता था। तो उस चीज को दूर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बैकअप करने के लिए क्या लाई गई, कुछ गाइडलाइंस लाई गई। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले जब भी हम किसी को फ्रेश एग्रीमेंट दे रहे हैं, फ्रेश लोन दे रहे हैं, तो जो भी बोरोवर है उससे हम डेक्लेरेशन लेंगे कि अब तू पहले हमें ये बता लोन लेने से पहले कि तू और किस किस बैंक से कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, कौन कौन सी बैंक से क्या क्या तू लोन लेके बैठा है। तो सबसे पहले उससे डेक्लेरेशन लेंगे अबाउट द प्रीवियस क्रेडिट फैसिलिटीज ऑलरेडी एंजॉयड बाय देम फ्रॉम द अदर बैंक। ओके, उसके बाद जो बैंक होगा, बैंक आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि वो बोरोवर अपने अकाउंट में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसके बेसिक एग्जांपल हो सकती है, लाइक टू बैंक्स लेते हैं हम, HDFC एंड एक्सिस। ओके, एक पर्सन है, इसके अंदर उसका 10 करोड़ का अकाउंट है, इसके अंदर ही उसका 10 करोड़ का अकाउंट है। दोनों बैंक है जो आपस के अंदर क्या है, इन्फो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सपोज इसका जो बैलेंस था ये चला गया 1 करोड़। ठीक है, मतलब सॉरी लिमिट दे रखी थी 10 करोड़ की, 9 करोड़ की लिमिट यूटिलाइज होगी, 1 करोड़ रह गया। ओके, इसकी जो लिमिट थी वो 11 करोड़ यूटिलाइज होगी, तो -1 करोड़ हो गया। हमने कहा इसको भाई पैसा अपने पूरी कर, लिमिट पूरी कर। तो हो सकता है ये बंदा बेसिकली क्या करे, इस अकाउंट में से पैसा निकाल के यहाँ दे दे। तो एक्चुअली तो क्या हुआ, उस बैंक के पास, जो पर्सन के पास एक्चुअली पैसा आना चाहिए, तो वो पैसा ही नहीं आया। देखा जाए तो अपनी दोनों की दोनों लिमिट्स को यूटिलाइज करके बैठा है। तो अगर ये बैंक्स आपस में ये चीज इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे कि एक्चुअली उस बंदे के पास पैसा कहां से आया है, कि क्या वो उसका खुद का पैसा था या बेसिकली उसने लोन लेके ही लोन चुराया, तो क्या लोन लेके ही लोन चुकाया है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की जाएगी तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉड्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ा रहे हैं। तो बैंक्स ने क्या करना है, अकाउंट किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में भी बताना है। बैंक्स क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम बेसिस पे किसी प्रोफेशनल से, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि जो ये काम है, जो ये अकाउंट है, बहुत तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी क्रेडिट रिपोर्ट्स बनाएंगे, अपने बैंक बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स वो खुद भी बना सकते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की भी रिपोर्ट्स को यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जब भी ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होंगे, उसके अंदर भी सुटेबल क्लोजेस डाले जा सकते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक बैंक दूसरे बैंक के साथ शेयर करेगा। जनरली ये एग्रीमेंट्स होते ही हैं, बैंक एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर कोई बोरोवर जो मल्टीपल बैंकिंग फॉलो कर रहा है, टाइम टू टाइम बेसिस पे इकट्ठे सारे बैंक मिलकर उसके साथ मीटिंग भी करते रहते हैं। तो वो इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर जो सारा वर्क है वो होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने बेसिकली क्या बोला, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, अकाउंट के बारे में, वो किस तरीके से वर्क करता है उसका अकाउंट, वो उसके साथ साथ आपको जो पर्सन है उसकी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, अनहेज फॉरेन एक्सपोजर ट्रांजेक्शन, उसके बारे में भी क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। इन केस कोई बैंक है वो इन गाइडलाइंस की फॉलो नहीं करता, इन गाइडलाइंस का नॉन कंप्लायंस करता है, तो उसके ऊपर कौन रिव्यू करेगा, उसका रिव्यू कौन करेगा, आरबीआई उसका रिव्यू करेगी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, आपको कंसोर्शियम एग्रीमेंट मल्टीपल बैंकिंग के केस में पहले गाइडलाइंस थी, हटा दी गई, बट जब हमें बता रहा गाइडलाइंस की जरूरत है, गाइडलाइंस को दोबारा लाया गया। इसके अंदर तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर ध्यान दिया गया। उसके अंदर सबसे पहले तो क्या लाया गया कि जब किसी बंदे को नया लोन दे रहे हो तो उससे पहले पूछेंगे कि अपने पुराने लोन्स के बारे में भी बता जो तुमने दूसरे बैंकों से ले रखे हैं। ठीक है, जब उसको पता लग जाएगा, उसने बताया कि मेरे पास इतने बैंक्स हैं, तो बैंक्स आपस में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के अलावा वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं, और जो अपने एग्रीमेंट्स बनेंगे उसके अंदर भी सुटेबल क्लॉजेस डाले जा सकते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करी जाएगी। इसके अंदर एक चीज आती है कि कोई भी नया जो लोन है बिना इंफॉर्मेशन शेयरिंग के, बिना नेसेसरी इंफॉर्मेशन को शेयर करे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं सैंक्शन करा जाए। नेक्स्ट इज ब्रिज लोन्स अगेंस्ट रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है,
ब्रिज लोन्स बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स अगेंस्ट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट ब्रिज लोन्स इशू नहीं किए जाएंगे। ब्रिज लोन्स बेसिकली क्या होते थे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि कुछ टाइम के बाद कंपनी को कहीं से पैसा आने वाला है, किसी डेटर से या कहीं से भी पैसा आने वाला, बट उसको वो पैसा आएगा 6 महीने के बाद, तो वो बैंक से क्या कर सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए ब्रिज लोन अप्लाई कर सकता है, ब्रिज लोन प्रोवाइड कर सकता है। सिमिलरली किसी केस में अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस करी है कि आपको सब्सिडी आएगी या कोई रिफंड आएगा, तो उसके अगेंस्ट आप ब्रिज लोन्स नहीं लो, ब्रिज लोन्स हम इशू नहीं करेंगे, ब्रिज लोन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है कि बेसिकली इस केस के अंदर चाहे पैसा गवर्नमेंट से ही आ रहा है, बट उस केस के अंदर क्या है, उसके अगेंस्ट आप फाइनेंस इशू कर सकते हो। किस किसके केस में, रिटेंशन प्राइस स्कीम के अंदर अगर पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट ब्रिज लोन प्रोवाइड कर सकते हो अप टू 60 डेज। ओके, एंड अगर कोई जैसे हम सपोज एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है, उसके अगेंस्ट भी क्या करा जा सकता है, ब्रिज लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जो भी ये ब्रिज लोन अगर प्रोवाइड किए गए हैं इन दो केस के अंदर, जो एक्सेप्शन है वो 1 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, 1 साल से ज्यादा के लिए आप ब्रिज लोन इशू नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो किन किन चीजों में ब्रिज लोन्स और इशू कर सकते हैं, अगेंस्ट प्रोसीड्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स एक्सेट्रा। इन केसेस के अगेंस्ट क्या है, इनसे जब पैसा आने वाला होता है, इनके अंदर ब्रिज लोन्स इशू करे जा सकते हैं। ठीक है, जब जो भी बैंक ब्रिज लोन्स को इशू कर रहा है, तो जो भी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बोर्ड से अप्रूवल लेनी है, एंड बोर्ड को अप्रूव करते हुए ड्यू क्वेश्चन एंड अटेंशन को फॉलो करना है, ताकि क्योंकि बेसिकली लोन्स क्या शॉर्ट टर्म के लिए दिए जा रहे हैं, और हम किस पे दे रहे हैं कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी के बेसिस पे, कि फ्यूचर में आपको एक पैसा आएगा, तब आप हमारा लोन चुकाओगे। तो हो सकता है कि वो पैसा आए ना आए, तो उसमें क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है, तो हमें क्या करना है, ड्यू क्वेश्चन का हेल्प लेनी है, ड्यू क्वेश्चन लगते हुए भी ही हमने जो लोन है वो प्रोवाइड करने। ठीक है, नेक्स्ट इज फंड या नॉन फंड फैसिलिटीज, ऐसी सब्सिडरीज, ऐसे जॉइंट वेंचर्स को प्रोवाइड करना जो कि ओन कौन करता है, जिनको स्टेप डाउन सब्सिडरीज ऑफ इंडियन कंपनीज ओन करती हैं। बेसिकली क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, लोन्स किस किस को प्रोवाइड करने हैं हमने, जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरीज एंड स्टेप डाउन सब्सिडरीज, किसकी, इंडियन कंपनीज की। बेसिकली इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज की कोई भी जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी जो कहां है, फॉरेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको आपने लोन्स किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं। आप उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हो, बट उसके अंदर क्या है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। कंडीशन क्या है कि आप इन कंपनीज को लोन तब भी प्रोवाइड करोगे जब इंडियन कंपनी का उसके अंदर शेयर क्या होगा, 51% का शेयर होगा। सेकंड, जब आप शेयर प्रोवाइड कर रहे हो, बेसिकली आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो फॉरेन के अंदर, तो उसके अंदर रिस्क है, रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सिस्टम फॉर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, बैंक्स को सेक्शन 25 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को क्या करना है, फॉलो करना है। वो बेसिकली सेक्शन 25 क्या कहता है कि जब भी आप लोन प्रोवाइड, जब जो भी बैंक वर्क कर रहा है, उसकी 75% ऑफ एसेट, नेट एसेट्स क्या होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। ये क्लोज को फॉलो करना बेसिकली क्यों जरूरी है, सपोज आपका इंडिया का बिजनेस है, आपने इंडिया के अंदर जो लोन इशू कर रखे हैं 100 करोड़ के इशू कर सकते हैं। ठीक है, पर जब आप फॉरेन वेंचर्स को, फॉरेन सब्सिडीज को पैसा दे रहे हो, आपने क्या कर दिया, 400 करोड़ का लोन इशू कर दिया, टोटल लोन आपके साथ 500 करोड़ के हो गया, बट आपका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ है, फॉरेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज परमिसेबल नहीं है। आपको 75% जो नेट एसेट्स है वो कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। तो आपको इस लोन प्रोवाइड करते हुए सेक्शन 20 को भी फॉलो करते हुए चलना है। ओके तो जब भी आप ये लोन प्रोवाइड करोगे, लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसा कहां से आएगा, FCNR B अकाउंट, EFECN RFC अकाउंट, जैसे मतलब फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट से ही आपको क्या करना है, पैसा इशू करना है। इन केस इन लोन्स के अंदर कोई मैच्योरिटी मिसमैच होते हैं, तो मैच्योरिटी जो मिसमैच है वो जो गैप लिमिट्स RBI ने अप्रूव की है, जो हमने मैच्योरिटी लेजर वाले टॉपिक में पढ़ी थी, तो लिमिट्स के अंदर रहते हुए भी आप ही आपको क्या करना है, लोन इशू करने हैं। उसके अलावा जो भी गाइडलाइन, जो भी पोटेंशियल नॉर्म्स दिए गए हैं, आपने वो सारे पोटेंशियल नॉर्म्स को भी क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरी बेसिकली क्या होती है, सपोज एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी S, उसके आगे सब्सिडरी S1, तो जो S1 है वो होल्डिंग कंपनी की क्या हुई, सब स्टेप सब्सिडरी, मतलब वो खुद ओन ना करते हो, उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी होना, दैट इज नोन एज स्टेप सब्सिडरी। उस केस में बेसिकली क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इफेक्टिवली मेजर्स बनाने हैं, ताकि जो भी हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं उसको इफेक्टिवली क्या किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या, ऐसी कंपनीज को लोन देना जो या तो जॉइंट वेंचर्स हैं, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, स्टेप डाउन सब्सिडरी है, किसकी, इंडियन कंपनीज की। उस केस में लोन का प्रोवाइड कर सकते हो जब इंडियन कंपनी एटलीस्ट 51% शेयर होल्ड करती हो, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम हो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। सेक्शन 25 को हमने फॉलो करना है। पैसा जो आएगा, पैसा कहां से आएगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट से ही पैसा आएगा। इन केस कोई मैच्योरिटी मिसमैचेस है तो वो गैप लिमिट ऑफ
आरबीआई के अंदर ही होने चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस और जो भी नॉर्म्स है हमने उसको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, जब हम ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं हमने ये कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी है। कुछ और चीजें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि जो भी हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे अप्लाई करना है। मतलब सब हम बंदा लोन क्यों ले रहा है, उसने फॉरेन के अंदर कोई प्रोजेक्ट डालना है, तो हमें ये देखना है कि क्या उसका जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली चल सकता है, वायबल है, उसके बेसिस पर लोन देना है। सिर्फ बंदे की रेपुटेशन के ऊपर लोन नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल अडानी की एग्जाम्पल लेते हैं। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्लांट सेटअप करना है सपोज, तो वो हो सकता है इंडिया से लोन ले। तो आपको यही नहीं है कि अडानी इंडिया के अंदर बहुत अच्छा कस्टमर है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो इंडिया का पैसा वो दे देगा, उसके बेसिस के ऊपर आपने लोन प्रोवाइड नहीं करना। जब आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको किस बेसिस पे प्रोवाइड करना है कि जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो प्लान लगाया जा रहा है क्या वो वायबल है या नहीं। तो जो आपको एक गाइडलाइंस इशू देखनी है वो फंड बेस्ड फैसिलिटीज के केस में भी देखनी है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज के बेस पे भी देखनी है। उसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि जिस कंट्री के अंदर लोन लिया जा रहा है वो कंट्री उन ऐसी सब्सिडरीज को, जॉइंट वेंचर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाती हो कि आप फॉरेन करेंसी के अंदर लोन नहीं ले सकते। बेसिकली कुछ कंट्रीज क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपको जो लोन है हमारी कंट्री से ही लेना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो हमें क्या करना है, लोन नहीं देना। सेकंड, अगर उस वहां पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो इंडियन बैंक है उसने लोन प्रोवाइड करा, अगेंस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा, वो सिक्योरिटीज के ऊपर चार्ज ही नहीं लगा पा रहा, एंड इन केस मतलब चार्ज नहीं लगा रहा मतलब कि सपोज इन केस वो पैसा नहीं वापस करता तो हम पैसा कैसे रिकवर करने वाले हैं, सिक्योरिटीज को बेच के। तो बेसिकली उसके ऊपर कोई लीगल राइट ही नहीं एग्जिस्ट करता, उस केस में भी आपको क्या करना है, लोन्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो इंडियन कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर वर्क कर रही हैं, उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकती हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स करके जो इंडिया के लोन्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जो ये ना हो कि जो हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर रहे हैं वो इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो लोन देना है, आपने एसबीआई से एक लोन ले रखा है, अगर आप बाहर से पैसा उठा के एसबीआई को पैसा दे रहे हो, एसबीआई सेटिस्फाइड है। बट अगर आप ये कर रहे हो कि आप एसबीआई इंडिया से लोन ले रखा है लेकिन आप जो पैसा ले रहे हो वो एसबीआई ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हो, तो बेसिकली अगर आपने एसबीआई ऑस्ट्रेलिया से लोन लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करे और एसबीआई इंडिया को पैसा पे कर दिया, वो चीज परमिसेबल नहीं है। आप सेम ही बैंक के ओवरसीज ब्रांच से पैसा लेके लोन पूरा नहीं कर सकते हो। ठीक है।